हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो डेली ये सीरीज कोशिश करूँगा मैं कि आपके बीच में लेके आऊँ। ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो हो जाएगा बुरांस। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बुरांस का जो वनस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, और यह एक पर्वतीय वृक्ष है जो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी बुरांस अगर आप देखोगे तो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। जैसे अगर हम 11000 फुट की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर वाइट यानी कि सफ़ेद बुरांस हमको देखने को मिलेगा। कहीं पर हमको पिंक गुलाबी कलर के, और कहीं पर हमको बहुत चटक लाल कलर के भी बुरांस जो होते हैं उनके फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, वन अधिनियम सन 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था और इसके अवैध कटान को रोका गया था। ठीक है, उस समय तो इसका जो जूस बनता है वो हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। थारू जनजाति में जो तलाक है उसको हम बोल देते हैं उराई। ठीक है, थारू जनजाति जो है वो सर्वप्रथम बनबसा में आके बसी थी। ठीक है, बनबसा और उधमसिंह नगर में आके बसी थी। थारू जनजातियों में खासतौर पर देखा जाता है कि वो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, यानी कि राजस्थान से आए हुए अपने आप को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली किसे कहा था। गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था सल्ट में जो गोलीकांड हुआ था खुमाण में, तो उस घटना से इसको जोड़ा जाता है। अब बारदोली जो है एक्चुअल में ये गुजरात का एक ऐसी जगह है जहाँ पर कर आंदोलन के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस उस समय बढ़ा दिए गए थे 1928 में, तो उस समय आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो इसलिए कुमाऊं का बारदोली भी हम सल्ट को बोल देते हैं। सल्ट में सन 1942 में यह घटना हुई थी जहाँ पर खुमाण में गोलीकांड हुआ था। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय की यह घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कस्तूरी मृग जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि कस्तूरी जो मृग है वो हमारा राज्य पशु है। ठीक है, जो लगभग 3600 से लेकर 4400 की ऊंचाई तक पाया जाता है। सर्वप्रथम इसको बचाने की शुरुआत 1972 में की गई थी, 1972 में। और 1972 में हम जानते हैं कि केदारनाथ में वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम जो है मास्कस काइसोगास्टर है। ठीक है, तो मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी जो होता है एक तरल पदार्थ होता है जो नर होता है, यानी कस्तूरी जो नर मृग होता है उसमें पाया जाता है। करीबन 30 से 35 ग्राम के आसपास ये एक बार में सामान्यतः प्राप्त होता है, जो 3-3 वर्ष के अंतराल में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जो कई औषधि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उसकी औषधि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए, तो कस्तूरी मृग संरक्षण 1972 से शुरू हुआ था। ठीक है, और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। इसके अलावा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में की गई थी। 1986 में अस्कोट में जो है वो एक अभ्यारण्य खोला गया था, अस्कोट अभ्यारण्य, 1986 में कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। 1982 में चमोली जिले में काचुला खर्क नाम का एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई थी। तो ये सब फैक्ट जो हैं कस्तूरी मृग से संबंधित है। अगला है, कस्तूरी पाया जाता है, अब इससे पहले मैंने बात की थी, वह सिर्फ नर मृग में ही पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार कौन सा है। जो कस्तूरी मृगों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है वन्यजीव विहार, ये हो जाएगा आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। इसलिए अस्कोट और केदारनाथ, अस्कोट वन्यजीव विहार जो है इसमें सर्वाधिक हमको अभी तक के सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग की जो संख्या है वो हमको अस्कोट में देखने को मिलती है, अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना 1893 में की गई थी और ये अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका हेडक्वार्टर अब तो बरेली में शिफ्ट कर दिया गया है। उस समय
इस प्रयोगशाला से बहुत सी दवाइयाँ बनी थी, जैसे से रिंडर पेस्ट का टीका भी यहाँ से बना था। इसके अलावा नैनीताल रानीखेत बीमारी करके एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गियों की बीमारी है, उसका टीका भी यहीं पर खोजा गया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी को जो है सास और बहू के नाम से जानते हैं। भागीरथी को यहाँ पर सास और अलकनंदा को बहू के रूप में जानते हैं। इन दोनों का जहाँ पर संगम होता है वो जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग से इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, उसकी जो धारा निकलती है उसको हम कहते हैं गंगा। और गंगा की पूरी लंबाई जो है हरिद्वार तक, वो परीक्षावाणी में दी गई है 96 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पंडित नैन सिंह रावत थे। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत की बात करते हैं। यह एक सर्वेयर थे। ठीक है, सर्वेयर रहे पंडित जो नैन सिंह रावत थे। अगला प्रश्न है पंडित नैन सिंह रावत थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेयर। पंडित नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था 1830 में मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये पंडित इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये टीचर थे और इसी वजह से इनको पंडित की उपाधि दी गई थी, या अब पंडित वैसे बोलते थे इनको। 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक का एक सर्वेक्षण इन्होंने किया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कार्य दिया गया था। इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे और इनको बाद में गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन थी उनके द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का इनको अलंकार दिया गया। इसके अलावा गोल्ड मेडल इनको दिया गया था, सोने की घड़ी भी दी गई थी, और रुहेलखंडी के मुरादाबाद गांव था उस समय, वहाँ की जागीर भी इनको दी गई थी। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, अक्षांश दर्पण। ठीक हो गया। चलिए अगला है सास बहू खेत कहाँ प्रसिद्ध है? देखो, सास बहू पेज जो प्रसिद्ध है ये बागेश्वर का है। सास बहू खेत की पीछे कहानी बहुत लंबी है। इसमें सास और बहू एक दिन में खेत को जोतने के लिए, मतलब गुड़ाई करने के लिए, मडुआ गुड़ाई करने के लिए एक दिन का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वो पूरा होने तक लक्ष्य तो पूरा हो जाता है लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत लंबी कहानी है। तो सास बहू खेत जो है यह बागेश्वर में स्थित है। अगला है 11 प्रश्न नंबर 11। जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद का भाग था? ठीक है, तो जनपद जो हरिद्वार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर मंडल। ठीक है, सन 1988 से लेकर जब इसका गठन हुआ था यह सहारनपुर मंडल में ही था। ठीक है, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर सन 1988 को। ठीक है, लेकिन गठन के बाद इसे बाद में गढ़वाल मंडल का जिला बना दिया गया। ठीक है, गढ़वाल मंडल का जिला इसको बनाया गया। ठीक, हरिद्वार को। अगला है प्रसिद्ध लेखिका गौरापंत जो शिवानी है, उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब दिया गया था? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें ऑप्शन में, मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ। जो शिवानी है, गौरापंत शिवानी, इनका जन्म हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में, और एक कुमाऊनी परिवार से थी। ठीक है, इन्होंने विष कन्या, कैजा, 14 फेरे, ऐसे कई किताबें लिखी हैं। ठीक है, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में दिया गया था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन में है 1981, इसमें इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। महादेवी वर्मा सम्मान इनको 1994 में दिया गया। सुब्रमण्यम सम्मान इनको 1995 में दिया गया। ठीक है, और हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार इनको 1997 में दिया गया था। ठीक है, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौरापंत शिवानी जो थी, इनके बहुत से प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिसमें विष कन्या, कैजा और 14 फेरे बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी कहते हैं बागेश्वर को। नीलगिरी जो इसका प्राचीन नाम है बागेश्वर का, यह स्थित है सरयू और गोमती के संगम पर। यहाँ पर बागनाथ का मंदिर यानी शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर उत्तरायणी मेला भी लगता है हर साल, और यह मेला जो है सबसे प्राचीन मेलाओं में से एक माना जाता है उत्तराखंड में। इसका एक ऐतिहासिक संबंध ये है बागेश्वर का कि सन 1921 में, यानी कि उत्तरायणी का जो मेला होता है उस समय 1921 में यहाँ पर कुली बेगा प्रथा का अंत किया गया था। अगला है तोप टिब्बा स्थान है। तोप टिब्बा स्थान मसूरी में स्थित है। अगला है उत्तरांचल के कुंभ मेले। जो उत्तरांचल है उत्तराखंड के, कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाने वाला
उत्सव कहलाता है, तो वो हो जाएगा नंदा राज जात। नंदा राज जात उत्सव जो है यानी कि नंदा राज जात जो है, यह प्रत्येक 12 वर्ष में मनाए जाने वाली एक जात है। जात मतलब यात्रा है, ठीक है। अगला है हिल यात्रा उत्सव है। तो हिल यात्रा उत्सव जो है ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। हिल यात्रा पश्चिमी नेपाल की देन है जो सोर घाटी में मनाया जाता है। यह जब धान की रुपाई होती है उस समय मनाया जाने वाला एक नृत्य उत्सव है, और इसमें लखिया भूत नाम का जो एक पात्र होता है जो उसका मुख्य पात्र होता है, ठीक है। अगला है हिल यात्रा का संबंध किससे है, तो यह किससे हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन से। दुग्धताल स्थित है। दुग्धताल जो है वह पौड़ी में स्थित है। नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायका आने पर जो नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थड़िया नृत्य, ठीक है। तो थड़िया नृत्य जो होता है गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है प्रॉब्ली, और यह बसंत पंचमी से विषुवत क्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के आंगन को वहाँ थाड़ कहते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम ही थड़िया है, ठीक है। तो वहाँ के आंगन में यह गीत गाए जाते हैं, ठीक है। जो पहली बार मायके आती हैं, नॉर्मली जो शादी से पहली बार जो मायका आती हैं वही इसको ज़्यादातर करती हैं, ठीक है। अगला है मोर पीठ पर सवार गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाखा मंडल से, ठीक है। लाखा मंडल से मोर के पीठ पर बैठे हुए भगवान श्री गणेश की मूर्ति है, और नृत्य करते हुए मूर्ति जो है वह जोशीमठ से मिली हुई है। अगला है उत्तराखंड में बगवाई जो होता है वो किस त्योहार को बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली। तो उत्तराखंड में बगवाई जो होता है वो दीपावली को बोलते हैं। इसमें प्राचीन समय में बहुत सी जगह पर दीपावली के दिन भी बगवाल खेली जाती थी, इसलिए इसको बगवाई बोला जाता है। बगवाल यहाँ पर खेली जाती थी, अब तो काफ़ी जगह बंद हो गई है। अगला है उत्तरांचल की निम्न झीलों में से त्रिभुजाकार कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमताल। भीमताल जो है यह उत्तराखंड की सबसे ये जो है आपकी कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील जो मानी जाती है कुमाऊं की ये है। इसकी लंबाई 1674 है और चौड़ाई 447 मीटर है, ठीक है। 26 मीटर गहराई है, त्रिभुजाकार आकार की है ये, ठीक है। और कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल या झील के रूप में जानी जाती है। अगला है झोड़ा गीत का प्रमुख केंद्र है। तो झोड़ा जो गीत है इसका प्रमुख केंद्र अगर हम बात करें तो ये माना जाता है बागेश्वर, यानी कि पहले अल्मोड़े के अंदर ही आता था, ठीक है। तो बागेश्वर को इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। हालांकि यह संपूर्ण कुमाऊं में गाया जाता है। यह चैत्र के आसपास के समय में बहुत जगह पर बसंत के आगमन के बाद होली के टाइम पे सभी जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला है पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा समिष्टि नहीं है, ठीक है। तो पंच केदार में कौन सा इसमें से नहीं आएगा, इसका सही आ जाएगा विश्वनाथ, ठीक है। तो मदमहेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है, ठीक है, और आपका केदारनाथ है। तो 5 है, इसमें से आपका विश्वनाथ यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक है। उत्तराखंड की जो कोसी नदी है वह रामगंगा की सहायक नदी है, यानी कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगर रामगंगा पूर्वी आए पश्चिम में आए तो पश्चिमी रामगंगा की यह सहायक नदी है। कोसी नदी का जो उद्गम है यहाँ पर ये कौसानी के पास से होता है, ठीक है। तो कौसानी के पास से धार नामक जगह से इसका उद्गम होता है कोसी का, इसको कोसिला भी कहा गया है। 168 किलोमीटर बहने के बाद यह सुल्तानपुर जो उधमसिंह नगर है वहाँ से बाहर निकल जाती है और यूपी में जाकर यह यहाँ पर तो किसी से नहीं मिलती, यूपी में जाकर रामगंगा से ये मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा से। और कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, इसके किनारे धान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है किस जिला पंचायत को 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2018 का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौड़ी। अगला है लाखा मंडल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लाखा मंडल जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के आसपास। देखो लाखा मंडल जो है यमुना के पास में बसा हुआ है। यमुना और टोंस नदियां बहती हैं पश्चिम में देहरादून में। लाखा मंडल जो देहरादून में है। लाखा मंडल यानी कि 1 लाख से अधिक मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी, सो लाखा मंडल कहते हैं। राजकुमारी ईश्वरा का लेख भी लाखा मंडल से मिला है। लाखा मंडल में, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा द्वारा के निर्मित कुछ लेख हैं
जो यहाँ पर शिव मंदिर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, इसको ज्योति मातृका बोला जाता है। यह पेपर में भी आया था, आपने देखा होगा। ज्योति मातृका एक इस प्रकार की कला होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के हम क्या बनाते हैं, देवी देवताओं के चित्र हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम ज्योति मातृका बोलते हैं। ठीक, तो मिट्टी के ये बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से बनते हैं। अगला है मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है। तो मिशन गंगा शोध संस्थान जो है यह स्थित हो जाएगा रुड़की में। अगला है काले कौवा त्यौहार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरायणी जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरायणी और मकर संक्रांति यहाँ पर दोनों आंसर इसने दिए हुए हैं, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, मकर संक्रांति जो होती है, जो उत्तरायणी का त्यौहार होता है हमारे वहाँ पर, उसी को हम मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ था कि 1921 में कुली बेगा प्रथा के समापन यहाँ से हुआ था। उत्तरायणी का मेला हम इसको बोलते हैं, बागेश्वर में जो लगता है। इसके अलावा मकर संक्रांति हम इसको, क्योंकि मकर रेखा से सूर्य उस दिन कर्क रेखा की तरफ संक्रांत होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति हम बोल देते हैं। ठीक है, जाड़ों में होती है। अगला नंदा राज्याद यात्रा का धार्मिक यात्रा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई जाएगी 280 किलोमीटर। ठीक है, तो नंदा जो राज्याद यात्रा होती है, मैंने आपको बताया था, इसको हिमालय का महाकुंभ के नाम से भी हम जानते हैं, और यह बहुत लंबी यात्रा में से एक है। इसको हम हिमालय के इसलिए महाकुंभ के नाम से जानते हैं। ये नौटी से लेकर नंदा देवी की जो यात्रा होती है, नौटी जो है चमोली में, वहाँ से लेकर हेमकुंड तक की यात्रा है, जो 280 किलोमीटर की है, जो 19 से 20 दिन में लगभग पूरी होती है, और प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये विश्व की अनोखी पदयात्रा है, या सबसे लंबी पदयात्रा भी इसको हम कह सकते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी षटकोणी है जो भोजपत्र भी से भी घिरी हुई है। तो इसका नाम है डोटी ताल। डोटी ताल जो है वो क्या है, षटकोणी है, यानी कि इसके कितने कोने हैं भाई, इसके आपके 6 कोने हैं, षटकोणी इसको माना जाता है। भोजपत्र यहाँ मिलता है, कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस झील में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। तो इसका जो हो जाएगा सरवदी ताल, इसका सही आंसर होगा। सरवदी ताल को हम चौराबाड़ी ग्लेशियर भी बोल देते हैं, चौराबाड़ी ताल ही बोल देते हैं। ठीक है, तो चौराबाड़ी ताल कहें, सरवदी ताल कहें, या गांधी सरोवर कहें, तीनों नाम इसके दिए गए हैं। ठीक है, सन 2013 में यहाँ पर जो आपदा आई थी, उस आपदा का कारण भी यही ताल था। चौराबाड़ी झील टूट गई थी, तो सन 2013 में जो जून में आपदा आई थी केदारनाथ में, उसका कारण भी यही था। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी में आई थी। तो सरवदी ताल कहें या आपका चौराबाड़ी कहें या गांधी सरोवर कहें, एक ही बात है, क्योंकि 1948 में जो गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उनके अस्थियों को यहाँ पर प्रवाहित किया गया था। वह स्थान जहाँ प्राचीन गोविशाण नगर स्थापित किया गया है वो है काशीपुर था। ठीक है, तो काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो बाज बहादुर चंद के समय में की गई थी 1639 में, और उसका प्राचीन नाम गोविशाण है। ठीक है, तो ये नगर इतना प्राचीन है कि यहाँ पर प्राचीन समय में जो चीनी यात्री था वेनसांग, वो भी आया था। उसने यहाँ पर बौद्ध के कुछ अवशेषों के बारे में भी बात कही है, यानी कि यह एक नगर था जो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, गोविशाण। ठीक है, तो गोविशाण के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये मौर्य समय से भी और उससे प्राचीन समय से भी ये यहाँ पर एग्जिस्ट था। ठीक है, बाद में इसमें काशीपुर बसाया गया था। अगला है वह जेल जिसमें नेहरू जी 1934 से लेकर 35 और 1945 में कैद रहे, तो वह जेल थी अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी, सन 1816 में, और अल्मोड़ा पहला थाना 1837 में खुला था। तो अल्मोड़ा में जो जेल में जो रहे थे 1934 और 1945 में। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक जेल आज भी है, आज इसको म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है एक। ठीक है, कारागार है इनका वहाँ पर। ठीक है ना, चलिए अगला है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है, जो 1948 में स्थापित किया गया था। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आगरा में, और बाद में 1948 में इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, रानीखेत में शिफ्ट कर दिया गया। अगला है सीता माता जी धरती पर कहाँ समाई थी।
तो ये समाहित है आपका मंसार में। हर साल मंसार में एक मेला लगता है, ठीक है। अगला है घर का रास्ता पुस्तक किसकी है, लास्ट प्रश्न है। घर का रास्ता जो पुस्तक है ये है आपकी मंगलेश डबराल की, ठीक है। किसकी है, मंगलेश डबराल की है घर का रास्ता पुस्तक, ठीक हो गया। चलिए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी, कुछ 38 प्रश्न थे इसमें टोटल, ठीक है। तो अगर आपको यह एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सुझाव हैं तो आप जरूर दीजिएगा। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिनकी ज़रूरत है। तो वीडियो के एग्ज़ाम तक ये मैं इसको लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।